टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट डिफ़ॉल्ट वी स्टडी स्ट्रेस्ड एसेट. What is the meaning of a stressed asset? Okay, when we call a asset at a stress, then we will study non-performing asset. Okay, this is the first part that we will study. The second part that we will study is rehabilitation. What is the meaning of rehabilitation? Okay, we will study what is rehabilitation, what is rescheduling, okay, and what is write off and what is compromise. तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा स्टेप बैंक लेती है इसके रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़, रिहेबिलिटेशन, रीस्केड्यूलिंग, राइट ऑफ. ठीक है, देन वी विल स्टडी डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग. ओके, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मीनिंग होता है दोस्तों हम लोग समझेंगे. और फिर दोस्तों हमारे पास एमएसएमई के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है ये हम लोग देखेंगे. और फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या अवेलेबल है. हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या अवेलेबल है रिकवरी का, ये हम लोग देखेंगे. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. लेट अस बिगिन विद क्रेडिट डिफॉल्ट और स्ट्रेस्ड एसेट और एनपीए. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बिगिन विद. तो दोस्तों सबसे पहले क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि इनेबिलिटी और द अनविलिंगनेस, या तो वो सक्षम नहीं है, कौन, बोरोवर या कस्टमर. ठीक है, तो कस्टमर जो है या तो वो सक्षम नहीं है या वो विलिंग नहीं है, या तो वो जानबूझकर नहीं चाह रहा है. राइट, तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का ये मतलब होता है इनेबिलिटी, या तो वो सक्षम नहीं है या वो जानबूझकर नहीं चाह रहा है, कस्टमर नहीं चाह रहा है या काउंटर पार्टी नहीं चाह रहा है कि हम कमिटमेंट को मीट करें. राइट, तो क्रेडिट डिफॉल्ट मीन्स द इनेबिलिटी और द अनविलिंगनेस ऑफ अ कस्टमर और काउंटर पार्टी टू मीट कमिटमेंट. किसके रिगार्डिंग? लैंडिंग के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग. ओके, सो इट इज़ इनेबिलिटी और द अनविलिंगनेस ऑफ अ कस्टमर और काउंटर पार्टी टू मीट कमिटमेंट्स इन रिलेशन टू लैंडिंग, ट्रेडिंग और एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो ये कौन कौन सा फॉर्म ले सकता है? मतलब वो जो कस्टमर है या जो काउंटर पार्टी है, ठीक है, वो लैंडिंग के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कमिटमेंट को मीट नहीं कर पा रहा है, या तो वो सक्षम नहीं है या वो दोस्तों जानबूझकर वो नहीं चाह रहा है कि हम इसको मीट करें. तो अब जरा हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ऐसा कौन कौन सा फॉर्म है जिसका रूप ये ले सकता है, ये क्रेडिट डिफॉल्ट ले सकता है. तो सबसे पहला है दोस्तों, यदि डायरेक्ट लैंडिंग का केस है, इफ इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग, तो डायरेक्ट लैंडिंग में क्या हो सकता है कि वो जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है उसको रिपेमेंट नहीं करे, जो कि एज पर द टर्म ऑफ रिपेमेंट, एक रिपेमेंट शेड्यूलिंग होगा ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का रिपेमेंट वो नहीं करे. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है हमारा गारंटी के केस में, गारंटी हो या लेटर ऑफ क्रेडिट हो, उस केस में दोस्तों फंड जो है, जैसे मान लीजिए कि लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग होता है दोस्तों हमारा कि हमारा जो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है उसको हम लोग डोमेस्टिक रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं. तो लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी, ये सब दोस्तों हमारा नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट होता है. तो यहाँ पे फंड जो है जब भी क्रिस्टलाइज हम लोग कर रहे हैं लायबिलिटी को, तब फंड नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है क्रेडिट रिस्क का टाइप. ठीक है, यदि हमारा ट्रेजरी ऑपरेशन है, जरा उसमें देखिए क्रेडिट रिस्क का रूप कैसा ले सकता है. तो ट्रेजरी ऑपरेशन में ये हो सकता है दोस्तों कि जो हमारा पेमेंट है या सीरीज ऑफ पेमेंट है जो कि ड्यू है काउंटर पार्टी से, ठीक है, वो नहीं आए या सीज कर जाए, तो ये भी हमारा ट्रेजरी ऑपरेशन के केस में हमारा ये ट्रेडिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क हो सकता है. तो हमने देखा कि डायरेक्ट लैंडिंग के रेट के केस में कैसा क्रेडिट रिस्क होगा, गारंटी के केस में कैसे क्रेडिट रिस्क होगा, ट्रेजरी ऑपरेशन के केस में कैसे क्रेडिट रिस्क होगा. इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, लेट अस सी कि यदि सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उस केस में कैसे हमारा क्रेडिट रिस्क होगा. तो जो हमारा फंड है या जो सिक्योरिटीज़ है उसका सेटलमेंट इफेक्ट नहीं हो. राइट, हमारा क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर यदि है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी फंड का फ्री ट्रांसफ़र नहीं हो या फ्री ट्रांसफ़र अवेलेबल नहीं हो, या तो वो सीज हो जाए या कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया है दूसरे कंट्री के द्वारा. तो दोस्तों ये सभी तरीका है क्रेडिट रिस्क को एराइज होने का. सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा डायरेक्ट लैंडिंग. डायरेक्ट लैंडिंग में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है वो उसका रिपेमेंट टाइमली नहीं हो रहा है. दूसरा हमने देखा हमारा नॉन फंड बेस्ड लिमिट, चाहे वो गारंटी हो या लेटर ऑफ क्रेडिट हो. इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग लायबिलिटी को क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं तो हमारा फंड जो है वहाँ से नहीं आ रहा होता है अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी.
थर्ड हमने देखा ट्रेजरी ऑपरेशन, इसमें क्या देखा हमने कि जो पेमेंट है या सीरीज ऑफ पेमेंट है काउंटर पार्टी से जो ड्यू है वो नहीं आ रहा है या वो सीज हो गया है। फिर फोर्थ में हमने देखा कि सिक्योरिटी ट्रेडिंग, सिक्योरिटी ट्रेडिंग में हमने क्या देखा कि दोस्तों सिक्योरिटी ट्रेडिंग में हमने देखा कि जो फंड है या जो सिक्योरिटीज उसका सेटलमेंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर हमने देखा क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर, तो हमारा जो फ्री ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स है उसका अवेलेबिलिटी या तो सीज हो जाए या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो दीज आर इंपॉर्टेंट केसेस। नाउ लेट अस स्टडी एनपीए। तो दोस्तों ये तो था हमारा दोस्तों दिस वेयर सम ऑफ द क्रेडिट डिफॉल्ट। ये सभी केस किसके थे? ये सभी केस थे दोस्तों कि क्रेडिट डिफॉल्ट कब एराइज होगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस एसेट की। तो दोस्तों स्ट्रेस एसेट का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। स्ट्रेस एसेट का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि ऐसा एसेट जिसमें या तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है पहले ही, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, ये पहला पॉइंट है कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ठीक है, या एक वो फेस कर रहा है दोस्तों रीजनेबल सर्टेन प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और इट इज़ फेसिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। ओके, तो या तो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है या अभी वो डिफ़ॉल्ट के प्रोस्पेक्ट को फेस कर रहा है, तो ऐसे एसेट को हम लोग स्ट्रेस एसेट कहते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि एक टर्म लोन है। क्या है दोस्तों, आपने टर्म लोन दिया किसी मशीनरी के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्ट्रेस एसेट है। आपने जो टर्म लोन दिया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं हो रहा है, उसका अबेंडन हो गया, तो वो स्ट्रेस एसेट है, जबकि अभी भी रिपेमेंट ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है, एज पर द रिपेमेंट टर्म, लेकिन अभी भी वो क्या कहला जाएगा, स्ट्रेस एसेट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो क्या हो गया, अबेंडन हो गया। जो टर्म लोन हमने दिया था मशीनरी के लिए या इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, वो प्लान ही, वो प्रोजेक्ट ही फेल कर गया। तो दोस्तों उसी वक्त हम कह देंगे कि एसेट हमारा स्ट्रेस एसेट हो चुका है, ठीक है। So then only we can say the asset has been converted into a stress asset because the repayment has not, even though repayment has not fallen due, repayment due अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे हम लोग स्ट्रेस एसेट कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है हमें। अब बात करते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, जैसे हम लोग एनपीए कहते हैं। लेट अस टॉक अबाउट एनपीए। तो दोस्तों एनपीए के बारे में बात करते हैं कि एज पर आरबीआई डायरेक्टिव, तो भारत में जो बैंक है उनको अपना एसेट को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, तीन पार्ट में, या तो परफॉर्मिंग एसेट होगा, या स्टैंडर्ड एसेट होगा, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, ठीक है। तो एसेट का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होता है एज पर आरबीआई डायरेक्टिव। एनपीए को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं दोस्तों सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल में, या लॉस में, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड में कब होता है, जब हमारा ड्यू 12 महीना तक हो जाता है। डाउटफुल में कब होता है, जब ड्यू जो है 12 महीना प्लस 24 मंथ हो जाए, ठीक है। और दोस्तों लॉस हो जाता है दोस्तों जब हमारा बहुत ज़्यादा, इससे भी एक्सेस टाइम लग जाता है, तो लॉस कहलाता है हमारा, ठीक है। तो एनपीए का तीन क्लासिफिकेशन है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, या लॉस एसेट, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने पीरियड तक डिफ़ॉल्ट रह गया है, ठीक है, और सिक्योरिटी हमारे पास कितना अवेलेबल है, ठीक है। अब दोस्तों जो प्रोविजनिंग हम लोग करते हैं वो हम लोग एसेट पोर्टफोलियो पे करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने पार्टिकुलर एसेट को किस कैटेगरी में डिफाइन किया है। प्रोविजनिंग किस पे डिपेंड करता है, आपको पता है ना। प्रोविजनिंग डिपेंड करेगा कि वो जो एसेट क्वालिटी है वो सिक्योर्ड है या वो अनसिक्योर्ड है, राइट, वो आपका स्टैंडर्ड में है या सब स्टैंडर्ड में है या डॉटफुल में है या लॉस में है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो एडिक्वेसी है इस प्रोविजनिंग बफर का, वो डिपेंड करता है पीसीआर पे। पीसीआर क्या होता है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों, इसमें हम लोग नंबरेटर में लिखते हैं प्रोविजनिंग को, इसमें नंबरेटर में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोविजनिंग को लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं ग्रॉस एनपीए को, राइट, वी इंडिकेट द ग्रॉस एनपीए। और ये इंडिकेट करता है कि किस एक्सटेंट तक बैंक के पास फंड है अपने लोन लॉसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा होता है पीसीआर, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। प्रोविजनिंग हम नंबरेटर में लिखते हैं और ग्रॉस एनपीए हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ये हमें बताता है कि बैंक के पास कितना फंड है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं विलफुल डिफॉल्टर की। लेट अस टॉक अबाउट विलफुल डिफॉल्टर। तो दोस्तों विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, देखिए डिफ़ॉल्ट जो होता है पेमेंट में, वो या तो एज पर द एग्री टर्म, या तो वो इंटेंशनल हो सकता है, जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करे, या हो सकता है कुछ ऐसा कारण हो जो कि बोरोवर के कंट्रोल से बाहर हो, जैसे मान लीजिए कुछ फ्लड ऐसा सिचुएशन आ जाए या कुछ ऐसा नेचुरल कलामिटी आ जाए, राइट। तो डिफ़ॉल्ट दो तरीके से हो सकता है, राइट। डिफ़ॉल्ट कैन अराइज बाय टू मेथड। द फर्स्ट मेथड इट कैन बी इंटेंशनल, और सेकेंड मेथड इट कैन बी ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बोरोवर, ओके। तो जो इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट है, जो जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट, ओके।
द इंटेंशनल डिफॉल्ट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्ट। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट इंटेंशनल डिफॉल्ट इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं। तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि जो विलफुल डिफॉल्ट है उसको कहा जाता है, विलफुल डिफॉल्ट कब होगा, तब कुछ मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ, यदि ये सब इवेंट आप नोट करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ विलफुल डिफॉल्ट हो गया है। पहला इवेंट क्या है दोस्तों, कि जो यूनिट है हैज़ डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट और रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। दोस्तों जिस यूनिट ने लोन लिया था उसका कुछ ऑब्लिगेशन था कि आपको एक सर्टेन डेट में रिपेमेंट करना है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वो अपने पेमेंट को या रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर रहा है। एवन व्हेन इट हैज़ द कैपेसिटी टू ऑनर द सीड ऑब्लिगेशन, जबकि उसके पास क्षमता है कि वो ऑब्लिगेशन को ऑनर कर सकता है, लेकिन फिर भी वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो ये पहला केस है, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ डिफ़ॉल्टिंग। ओके, तो ये पहला केस है दोस्तों कि यूनिट ने डिफ़ॉल्ट किया है अपने पेमेंट या रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने में, जबकि उसके पास क्षमता है उस ऑब्लिगेशन को मीट करने का। दूसरा केस क्या है, द यूनिट हैज़ डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट और रिपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज नॉट यूटिलाइज द फाइनेंस borrowed for the specific purpose for which the finance was availed। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यूनिट ने लोन लिया, बैंक से लोन लिया है ना, और उसका पेमेंट का ड्यूरेशन था, रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन था, लेकिन वो उसको डिफ़ॉल्ट कर गया। और दोस्तों फाइनेंस जिस पर्पस के लिए उसने लिया था, मान लीजिए कि उसने सीसी लिमिट के लिए लिया था, आपने सीसी लिमिट के लिए दिया, आपने टर्म लोन दिया मशीनरी परचेज करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि उस चीज़ के लिए उसने पैसा यूज़ नहीं किया, राइट, उसने फंड को डाइवर्ट कर दिया है किसी और पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए कि उसने लिया टर्म लोन मशीनरी खरीदने के लिए, आपने टर्म लोन दिया और उसने कार खरीद लिया, राइट। तो ये एक सेकेंड केस है जिस केस में आप कहेंगे कि हाँ कि हमारा जो है विलफुल डिफॉल्टर है, राइट। सेकेंड अब थर्ड केस को देखते हैं हम लोग। तो पहला केस में हमने क्या देखा कि उसके पास क्षमता होते हुए भी वो अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर रहा है। दूसरा केस में हमने क्या देखा कि उसने फंड को डाइवर्ट कर दिया है। तीसरा केस में क्या होता है दोस्तों, कि उस यूनिट ने डिफ़ॉल्ट किया है अपने पेमेंट या रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने में लेंडर को, और उसने साइफोन कर दिया है, साइफोन कर दिया है फंड को। मतलब साइफोनिंग आप समझते हैं ना, साइफोनिंग का मतलब समझिए कि जैसे आपने टर्म लोन दिया मशीनरी खरीदने के लिए, 10 लाख का टर्म लोन दिया, उसने क्या किया कि उस 10 लाख से जो है कुछ पैसा आपने एजुकेशन लोन में लगा दिया, 3 लाख का मान लीजिए एजुकेशन लोन ले लिया, और मान लीजिए कि 4 लाख का दोस्तों उसने जो है कुछ और तरह का पर्सनल लोन ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे उसने क्या किया, इसे कहते हैं साइफोनिंग ऑफ फंड। इसमें उसने क्या किया कि जो पैसा उसको बैंक से मिला है उसको किसी और पर्पस के लिए लगा दिया। लेकिन डाइवर्जन में क्या होता है कि टर्म लोन से जो मान लीजिए 10 लाख मिला है उसका यूज़ उसने कर लिया व्हीकल खरीदने में, और उस व्हीकल को अपने फैक्ट्री में ही यूज़ कर रहा है, राइट। तो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यदि यूज़ करे तो वो डाइवर्जन कहलाएगा, और अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करे तो साइफोनिंग कहलाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि फंड हैव नॉट बीन यूटिलाइज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच द फाइनेंस वाज अवेल्ड ऑफ। जिस पर्पस के लिए फाइनेंस को अवेल किया गया था उस पर्पस के लिए फंड को यूटिलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है फोर्थ केस हम लोग देखते हैं दोस्तों कि विलफुल डिफॉल्टर कब कहलाएगा, जब यूनिट ने डिफॉल्ट किया है दोस्तों अपने पेमेंट या रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, एंड ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव द मूवेबल फिक्स एसेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन बाय हिम और इट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग अ टर्म लोन विदाउट द नॉलेज ऑफ द बैंक और लैंडर, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट ने डिफॉल्ट किया अपने पेमेंट और रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने में लैंडर को, और उसने क्या किया कि जो मूवेबल फिक्स एसेट था उसको रिमूव कर दिया, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसने रिमूव कर दिया जो कि उसे मिला था, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग अ टर्म लोन विदाउट द नॉलेज ऑफ बैंक और द लैंडर, ठीक है। तो यूनिट ने अपने पेमेंट को मीट करने में डिफ़ॉल्ट किया, रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने में डिफ़ॉल्ट किया, और उसने अपने मूवेबल फिक्स एसेट को भी हटा दिया या इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी हटा दिया फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग अ टर्म लोन विदाउट द नॉलेज ऑफ बैंक के बिना। ध्यान दीजिएगा, बैंक जब भी लोन देती है तो दोस्तों कुछ सिक्योरिटी लेती है ना, तो या तो सिक्योरिटी आपका फिक्स एसेट होगा या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन बैंक के नॉलेज के बिना उसने क्या किया, उसे बेच दिया, है ना, और विदाउट द नॉलेज ऑफ बैंक या लेंडर। तो ये भी केस होगा दोस्तों जिसके हम लोग विलफुल डिफॉल्टर कहेंगे। तो हमने 4 केस अभी देखे विलफुल डिफॉल्टर के डेफिनेशन का। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डिसीजन ऑन विलफुल डिफॉल्टर, कि हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे विलफुल डिफॉल्टर का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, डिसीजन विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है इसका डिसीजन कौन लेती है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, वही इसका डिसीजन लेती है, ठीक है। और उसका डिसीजन कौन रिव्यू करता है, CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिसीजन लेती है, उनका कमेटी एक गठन होता है जो कि डिसीजन लेता है कि ये पार्टिकुलर डिफॉल्टर को विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालें या ना डालें,
ठीक है। अब जो भी उसने डिसीजन लिया उस लिस्ट को कौन रिव्यू करता है, सीएमडी रिव्यू करता है। सीएमडी कौन होते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तब जाके वो बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो डिसीजन कौन लेते हैं, कमेटी जो कि ईडी के द्वारा हेड की जाती है, वो कमेटी डिसीजन लेती है और सीएमडी उसे रिव्यू करते हैं और तब जाके डिक्लेयर करते हैं एक बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर। अब बात आती है सीआईसीज को रिपोर्ट करने की, ठीक है। तो सीआईसी को कब रिपोर्ट किया जाएगा, तो रिपोर्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर ऑफ ₹25 लाख एंड एबव, मतलब ऐसे डिफॉल्टर जिनका डिफॉल्ट जो है 25 लाख से ऊपर का है, उसको हर एक महीना के अंत में सीआईसीज को भेजा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन फॉर सूट फाइल्ड या नॉन सूट फाइल्ड अकाउंट ऑफ ₹1 करोड़ एंड एबव, इसके अलावा ये भी जानकारी दी जाती है। अब दोस्तों कभी कभी फोटोग्राफ भी पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो नीड टू प्रिवेंट द पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ डिफॉल्टिंग गारंटर, तो आरबीआई का कुछ डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो फोटोग्राफ को पब्लिश कर सकती है केवल उस बोरोवर का, ठीक है, जिसको विलफुल डिफॉल्टर कहा गया है आरबीआई के मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो उसका फोटोग्राफ भी क्या कर सकती है, पब्लिश कर सकती है बैंक। अब बात करते हैं हम लोग नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर की। तो दोस्तों बोरोवर नॉन कोऑपरेटिव कब कहलाएगा, एक तो हमने विलफुल का कंडीशन देख लिया, नॉन कोऑपरेटिव कब कहलाएगा। तो लैंडर के साथ कोई भी बोरोवर यदि कंस्ट्रक्टिवली इंगेज है, ठीक है, कैसे, बाय डिफॉल्टिंग इन टाइमली पेमेंट, मतलब टाइमली वो पेमेंट नहीं कर रहा है, उसमें डिफॉल्ट कर रहा है। दूसरा, थ्वाटिंग लैंडर्स एफर्ट फॉर रिकवरी, तो लैंडर जो एफर्ट लगा रहा है रिकवरी के लिए उसको वो अवॉइड कर रहा है। और तीसरा है दोस्तों डिनाइंग एक्सेस टू सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ को एक्सेस नहीं दे रहा है दोस्तों। और मतलब जो सिक्योरिटीज़ बैंक लेती है और कोलेटरल के रूप में जब वो लोन पास करती है तो उसको एक्सेस नहीं दे रहा है, राइट। और ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, अब देखिए अब सिक्योरिटी बैंक बेचना भी चाह रही है तो उसको भी बाधा ला रहा है, तो कल आएगा वो नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कहलाएगा। तो सबसे पहले तो वो टाइमली पेमेंट ना दे, उसके बाद बैंक जो रिकवरी का एफर्ट लगा रही है उसको उसमें वो हिंड्रेंस प्ले करे, उसके बाद दोस्तों जो सिक्योरिटीज़ का एक्सेस है उसमें डिनाई करे। मान लीजिए कि कोई आपका मॉर्गेज है, राइट, कोई हाइपोथिकेशन है, तो दोस्तों उसमें तो आपको पता ही है ना कि जो आपका जो पोजीशन रहता है वो हमारा बोरोवर के पास रहता है, लेकिन अब वो बैंक जब सिक्योरिटीज़ लेने जा रही है तो उसमें डिनाई कर रहा है, सिक्योरिटीज़ बेचने जा रही है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में उस पार्टिकुलर बोरोवर को कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर। अब इसमें एक्शन क्या लिया जाएगा, तो दोस्तों एक्शन को जरा देखते हैं, लेट अस सी सम एक्शन व्हिच आर टेकन। तो इसमें एक्शन क्या लिया जाता है दोस्तों कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है कुछ मेजर लेती है किसी बोरोवर को कोऑपरेटिव या नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर में क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। और इसका इन्फॉर्मेशन किसे दिया जाता है, क्रेडिट को दिया जाता है, CRILC, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे CRILC के बारे में। ये होता है दोस्तों सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो दोस्तों सबसे पहला एक्शन क्या है कि कट ऑफ लिमिट फॉर एक्शन एंड रिपोर्टिंग इज ₹5 करोड़ एंड एबव, मतलब आप किसी बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव डिक्लेयर तो करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो वैसे बोरोवर होंगे जिनका एग्रीगेट फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जो है 5 करोड़ से है, ठीक है, ऑफ ₹5 करोड़ फ्रॉम द कंसर्न बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कट ऑफ लिमिट जो डिसाइड किया गया है एक्शन का रिपोर्ट करने का वो है 5 करोड़ और उसका होगा, मतलब वो पार्टिकुलर बोरोवर जो जिसे हम लोग नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कर रहे हैं वो 5 करोड़ से ऊपर का जो है फंड बेस या नॉन फंड बेस फैसिलिटी लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों सेकंड पॉइंट देखते हैं, बैंकों के पास दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए किसी बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव डिक्लेयर करने का, ठीक है। तो जो डिसीजन है बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव डिक्लेयर करने का वो एक कमेटी को देना चाहिए जो कि ईडी के द्वारा हेड की जाती है, जैसे कि हमने पिछले में देखा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा एक कमेटी गठन की जाती है जो कि डिसाइड करती है कि बोरोवर को हम नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर का दर्जा दें या ना दें। और दोस्तों इसके अलावा 2 सीनियर ऑफिसर होते हैं जीएम के रैंक पे, जनरल मैनेजर के रैंक पे या डिप्टी डीजीएम के रैंक के 2 सीनियर मैनेजर होते हैं जो कि बोर्ड उस पार्टिकुलर बैंक बोर्ड डिसाइड करती है कि कौन वो 2 पार्टिकुलर ये होंगे कमिटीज़ में कौन हेड करेंगे, राइट।
तो जो GM के रैंक के होते हैं या DGM के रैंक के होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं। सबसे पहले ED डिसाइड करती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा कमेटी जो गठन की जाती है वो डिसाइड करती है, फिर GM DGM डिसाइड करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी आपको बताया कि कमेटी हेडेड बाय ED प्लस 2 सीनियर ऑफिसर्स शुड टेक द डिसीजन आफ्टर इशूइंग शोकेस नोटिस टू द बोरोवर। बोरोवर को वो शोकेस नोटिस देगा, है ना, और फिर उसके बाद रिव्यू करेगा डिसीजन को। यदि कमेटी कंक्लूड कर रहा है कि और डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा CEO या MD के द्वारा प्लस 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड देन फाइनलाइज, है ना। यदि कमेटी कंक्लूड कर रहा है कि बोरोवर नॉन कोऑपरेटिव है तो वो एक शो केस नोटिस देगा, ठीक है, बोरोवर को शो केस नोटिस देगा। या मान लीजिए कि कंपनीज है तो उसमें जो प्रमोटर्स होंगे या होल टाइम डायरेक्टर होंगे उन्हें शो केस नोटिस देगा कि आप अपना जो है सबमिट कीजिए, राइट, कॉल फॉर सबमिशन, ठीक है। तो क्यों आप नॉन कोऑपरेटिव है उसका कारण बताइए, इसके लिखित में दीजिए कारण, राइट। तो ये शो केस नोटिस होता है। और इसका जो डिसीजन है, जो कमेटी का जो ऑर्डर है उसको रिव्यू किया जाएगा दूसरे कमेटी के द्वारा जो कि CEO या MD के द्वारा हेड किया जाएगा। तो CEO MD भी एक कमेटी का गठन करती है जो कि डिसाइड करती है कि जो हमारे ED वाली कमेटी ने जो डिसीजन लिया है उसको रिव्यू करना इसका पर्पज़ है, ठीक है। और दोस्तों रिपोर्ट जो है वो भेजना है दोस्तों, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर का जो रिपोर्ट है वो क्रिलिक को भेजना है, ठीक है। क्रिलिक क्या होता है दोस्तों? CRILC का फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को, ये सब स्टेप्स है, एक्शन लिया जाता है नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के बारे में। उसके बाद दोस्तों विदिन 21 डेज, एक बात ध्यान रखिएगा कि विदिन 21 डेज में ये डाटा आपको 21 डेज कब से? फ्रॉम द क्लोज ऑफ द रिलेवेंट क्वार्टर। तो क्वार्टर क्लोज होने से 21 दिन के अंदर ये रिपोर्ट्स क्रिलिक को भेज देना है, ठीक है। अब बैंक का जो बोर्ड है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो बोर्ड है वो रिव्यू करेगा हाफ ईयरली बेसिस पर क्या कि उस नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर का स्टेटस क्या है, क्या उसका नाम डिक्लासिफाई कर देना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए नाम, ठीक है, क्या वो आप कोऑपरेटिव हो गया या अभी भी उसको नॉन कोऑपरेटिव में रखना है, ये हाफ ईयरली डिसाइड करती है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि बैंक बोर्ड टू रिव्यू स्टेटस ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर ऑन हाफ ईयरली बेसिस। और यदि नाम को रिमूव कर दिया है आपने लिस्ट से तो सेपरेट रिपोर्ट भेजना है आपको क्रिलिक को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको एक्शन लेनी है यदि बोरोवर नॉन कोऑपरेटिव हो जाता है। तो कब नॉन कोऑपरेटिव होता है पहले हमने वो देखा, और उसके बाद क्या क्या एक्शन लेना है हमने वो देखा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है बैंकों के लिए स्ट्रेस एसेट के लिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों क्रेडिट डिफॉल्ट के बारे में। क्रेडिट डिफॉल्ट क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया था विलफुल डिफॉल्टर का, फिर हमने अभी डिस्कस किया नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर का। अब देखेंगे कि दोस्तों स्ट्रेस एसेट यदि है हमारे पास, स्ट्रेस एसेट मैंने आपको बताया था ना कि जिसका डिफॉल्ट या तो ऑलरेडी हो चुका है या ऑलरेडी उसमें सर्टेन प्रॉस्पेक्ट है डिफॉल्ट होने का। एग्जांपल के तौर पर आप एक टर्म लोन ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए एक टर्म लोन दिया, इशू किया है बैंक ने, लेकिन दोस्तों वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, मतलब वो जो पार्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था वही अबेंडन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है आपका लोन तो गया है ना, तो ये एक स्ट्रेस एसेट कहलाएगा। तो यही चीज़ है, स्ट्रेस एसेट का बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है बैंकों के पास उस स्ट्रेस एसेट के लिए, आइए जरा देखते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू बैंक्स फॉर स्ट्रेस एसेट। तो दोस्तों जितने भी क्रेडिट डिफॉल्ट होते हैं वो सभी के सभी बैंकों के लिए लॉस नहीं काउज करते हैं। बहुत सारे केस में बैंक जो है अपने ड्यूज को फुल्ली रिकवर भी कर पाती है, राइट। तो सभी के सभी क्रेडिट डिफॉल्ट जो है बैंकों के लिए लॉस काउज नहीं करते हैं। बहुत सारे केस में बैंक अपने ड्यूज को फुल्ली रिकवर भी कर पाती है, लेकिन कुछ केसेस में कि रिकवरी जो होगा कुछ लॉस के साथ होगा, और वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा कि कोई रिकवरी ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो सारे के सारे क्रेडिट डिफॉल्ट आपके लॉस नहीं काउज करेंगे। बहुत सारे केस में बैंक रिकवर भी कर लेती है, कुछ केस में रिकवरी होता है लेकिन कुछ लॉस के साथ रिकवरी होता है, और वर्स्ट के सिनेरियो में कोई रिकवरी ही नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करना है, टाइमली एक्शन लेना है, ठीक है, टाइमली एक्शन लेना है। और एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ये मेन रोल प्ले करेगी बेस्ड रिकवरी को अचीव करने के लिए किसी भी स्ट्रेस एसेट के लिए। ये मतलब किसी भी स्ट्रेस एसेट के लिए आपको टाइमली एक्शन लेना है और एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी लगाना है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेस्ड रिकवरी फॉर ए स्ट्रेस एसेट। जो आप स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे तो बैंक को ध्यान में इस बात का रखना है कि क्या लीगल सिस्टम है, और क्या आप जो बोरोवर है उसका सोशल एस्पेक्ट को भी आप ये कर सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट क्या है उस पार्टिकुलर बोरोवर का उस पार्टिकुलर कंट्रीज़ में, राइट। तो ये सब बात को ध्यान रखना है दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं कि आज जो है आपको लग रहा है कि ये पार्टिकुलर एसेट स्ट्रेस एसेट में जाने वाला है और आप टाइमली एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, आप एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी नहीं ले रहे हैं, राइट। नहीं तो आपका वो रिकवरी नहीं हो पाएगा। आप जब ये स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करें तो आप लीगल सिस्टम को ध्यान में रखें और सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखें।
तो दोस्तों बैंक्स जो है कुछ स्टेप्स लेती है, इन सभी स्टेप को फॉलो करती है स्ट्रेस एसेट के केस में। पहला है दोस्तों एग्जिट फ्रॉम अकाउंट, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। एग्जिट फ्रॉम अकाउंट यानी कि वो अकाउंट से एग्जिट होकर या तो अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दे किसी और बैंक को, ये सभी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि उसे रिशेड्यूल कर दे या रिस्ट्रक्चर कर दे, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एनपीए है, ठीक है, आपको पता चल गया कि एनपीए अकाउंट है, यदि उसका रिपेमेंट स्केड्यूल जो है वो 3 मंथ का है तो उसको आपको 6 मंथ कर दीजिए। यदि उसका 1 ईयर का है तो उसको आप हाफ ईयर कर दीजिए, मतलब 6 मंथ कर दीजिए। तो वो आप रिस्केड्यूलिंग कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, थोड़ा और टाइम दे सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। जैसे शराब में कोई ज़्यादा पीता है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, राइट, उसको सही करने के लिए। वैसे ही आप उस पार्टिकुलर लोन को रिहेबिलिटेट करवा सकते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर 5वां में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं और लास्ट में आप उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट को कि स्ट्रेस एसेट के केस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है एग्जिट फ्रॉम अकाउंट। तो ये बैंक का पहला एफर्ट है कि आप अब अकाउंट से, वैसे अकाउंट से जो कि स्ट्रेस का साइन शो कर रहा है, वहाँ से आप एग्जिट हो जाइए, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रेस का सिम्टम जो है उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिए हैं, ताकि बॉरोवर अपने अकाउंट को शिफ्ट करे दूसरे बैंक में, ठीक है, और विच हैज़ डिफरेंट क्रेडिट एपेटाइट, ठीक है। तो ये आपको तभी हो पाएगा जब आप सिम्टम को पहले ही पता लगा चुके हैं, अर्ली स्टेज से पता लगा चुके हैं, तभी ये पॉसिबल है एग्जिट करना अकाउंट से, ठीक है। हाँ, तभी आप बॉरोवर के अकाउंट को दूसरे बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। और जब आपको सिम्टम जो है पता चल गया, जैसे मान लीजिए कि कंसोर्टियम बैंकिंग है, हमने देखा था ना कंसोर्टियम बैंकिंग में, मान लीजिए कि 100 करोड़ 1000 करोड़ का लोन है, तो वो एक पार्टिकुलर बैंक तो फाइनेंस कर नहीं सकती है, तो 3 बैंक मिलकर उसे फाइनेंस कर रही है, उसे ही कहते हैं हम लोग कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम में एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनता है दूसरे बैंक का कि वो पहले बैंक का शेयर ले ले। मान लीजिए कि पहला बैंक है वो एग्जिट करना चाह रही है, तो दूसरा बैंक उसका शेयर ले सकती है, तो कंसोर्टियम में ज़्यादा चांस बनता है। फिर मल्टीपल बैंकिंग में फिर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एग्जिट करना, राइट, क्योंकि आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होता है मल्टीपल बैंकिंग में। हमने पढ़ा था दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि मल्टीपल बैंकिंग वाले सिनेरियो में आपस में बैंकों में कोई कोरिलेशन नहीं होता है, राइट। तो लेकिन यदि सोल बैंकिंग है, मान लीजिए कि सिंगल बैंकिंग में लोन पास कर रखा है, तो बैंकों को डिफिकल्ट होता है प्रॉब्लमेटिक अकाउंट को एग्जिट करने में, तो उसको कुछ और ऑप्शन देखना पड़ता है ऐसे अकाउंट को डील करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा ऑप्शन और देखती है। तो सबसे पहली बात समझिए कि कंसोर्टियम वाला केस है या आपका अर्ली स्टेज में आपने डिटेक्ट कर लिया, तो आप तो एग्जिट कर लीजिए उस अकाउंट से, दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र कर दीजिए जो कि उस पार्टिकुलर क्रेडिट एपेटाइट को जिसका क्रेडिट एपेटाइट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीस्केड्यूलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की। तो यदि डिफ़ॉल्ट जो है विलफुल नहीं है, मान लीजिए जानबूझकर डिफ़ॉल्ट नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा, विलफुल डिफ़ॉल्ट के केस में नहीं करना है आपको रिस्केड्यूलिंग। यदि विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं है, विलफुल डिफ़ॉल्ट हमने देखा है दोस्तों, विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं, तो यदि डिफ़ॉल्ट विलफुल नहीं है तो बैंक नॉर्मली क्या करती है, रीस्केड्यूल कर देती है या रिस्ट्रक्चर कर देती है लोन को, मतलब जो कैश फ्लो का जो एस्टिमेट है उसे रिस्ट्रक्चर कर लेती है। यदि उसको हर एक क्वार्टरली कैश फ्लो मिलने वाला होगा उसको वो 6 मंथ कर देगी, यदि 6 मंथ मिलने वाला होगा तो उसको 1 ईयर कर देगी, राइट। तो वो रीस्केड्यूलिंग कहलाता है, या लोन का रिस्ट्रक्चरिंग कर देती है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज कैश फ्लो एस्टिमेट ऑफ द बॉरोवर, ठीक है। तो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट वैसा अकाउंट होता है कि किसी इकोनॉमिक रीज़न से या किसी लीगल रीज़न से, ठीक है, बॉरोवर जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो बॉरोवर को कुछ कंसेशन दिया जाता है, ठीक है। थर्ड केस होता है हमारा रिहेबिलिटेशन। तो कुछ ऐसे इंटरप्राइज होते हैं जो कि एडवर्स इंटरनल या मार्केट कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं और लंबे समय से वो लॉस में रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि वो अपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। खासकर ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में होता है, जो कि सिक तब कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सिक तब कहलाता है इफ देयर इरोजन इन देयर नेटवर्थ का इरोजन हो रहा है, क्योंकि दोस्तों एक्यूमुलेटेड कैश लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब उन्होंने 50% तक कैश लॉस को एक्यूमुलेट कर लिया है, अपने नेटवर्थ का 50% ऑफ इट नेटवर्थ, राइट, 50% ऑफ इट नेटवर्थ ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, मतलब उनका जो लॉस है उनके नेटवर्थ का 50। प्रोजेक्ट टेस्ट सीरीज शेड्यूल किया है आपके लिए, जो कि शुरू हो रहा है 26 जनवरी से, और 26 जनवरी को आपको ये सभी टॉपिक्स पे टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट का प्रारूप कैसा रहेगा, कहाँ ये टेस्ट होगा, तो फ्रेंड्स इस टेस्ट के माध्यम से आपको एक टाइम बाउंड मैनर में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपके सामने एक टारगेट दिया जाएगा, और डेली केवल टारगेट ही नहीं, यदि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो डेली उस टारगेट से रिलेटेड आपको PDF वीडियोज़ मॉक दिए जाएंगे, क्विज करवाए जाएंगे, ताकि आप इन सभी टेस्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। देखिए
CIB का एग्जामिनेशन में अभी बहुत जरूरी हो गया है कि हम लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ें। तो लाइन बाय लाइन बुक को तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन कैसे चेक करें कि हमें कमांड हुआ कि नहीं हुआ उस चीज़ पे? तो हाउ टू चेक वेदर वी हैव कमांड ऑन दैट और नॉट? सो टू चेक वेदर वी हैव कमांड or not, we need to analyze it, and for analysis we need test series. Test series plays a super important role. In the last session, in the December examination, I have conducted test series, and I want to tell you that out of the 50 students who have enrolled, 30 plus have passed the examination. Why? बिकॉज दे इंश्योर दैट दे गिव द टेस्ट टाइमली। उन्होंने टेस्ट को टाइम से दिया, राइट। और जो भी टेस्ट था, जिस भी दिन स्केड्यूल था उन्होंने दिया, वो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते गए। दे कीप ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस, राइट, बिकॉज टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डोंट मैटर वेदर यू read from any schedule, any book, if you refer to any study material, if you refers to our study material और book specifically, क्योंकि दोस्तों बुक ही तो सब कुछ है, मैकमिलन बुक से ही तो सब कुछ आने वाला है, लेकिन टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इस बात को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, यू शुड गिव टेस्ट, एंड लेट मी टेल यू दैट दीज टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन एवरी वीकेंड, एंड in every test you will get 50 question. For every test you will receive proper solution as well as proper video solution also, video explanation also for each and every question. And this is the test schedule. You can see that in addition to unit wise mock test, we will have module wise mock test also, we have full length mock test also, and also you will know to get this test will be conducted on our app name is JIB and CIB Made Simple 20, and in addition to these tests we will conduct daily quizzes also. इसके अलावा दोस्तों आपको daily quiz दिया जाएगा, you will get daily quizzes. There will be separate telegram group for each and every subjects on which you will receive notification regarding the updation of the daily schedule, daily quizzes, right? So this is the mock test plan, and those who want to enroll in mentorship plan, in mentorship plan I provide you everything. I will give you PDF, I will provide you videos, I will provide you mock test, and in addition to the mock test I will also provide you capsule course which will be applicable at the end of the examination. And I want to tell you that for those who want to enroll, I will provide 20% extra discount. Those who enroll within 2 days, they just WhatsApp me on this particular number. This is our number 8292857381. I will provide you 20% discount, but the discount is valid for only 2 days, that is 22nd and 23rd, right? So I will provide 20% discount on either of the course if you want any single subject or multiple subject. And also I want to tell you that this course is also available in English, so don't worry, if you are comfortable in English you can join, right? This mentorship program will ensure that you have fully fledged preparation till the end. You can see and this mock test series, similarly we have the test series for BFM also. एंड BFM एज यू नो, BFM नीड्स कंसिस्टेंट। BFM में आपको पता ही होगा दोस्तों कि अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल काफ़ी लोगों ने बढ़ा दिया है। टाइम टू टाइम दे आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज वाई अ रोबस्ट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड दिस इज द BFM टेस्ट सीरीज स्केड्यूल। एज यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको इतना प्रिपरेशन मिल जाएगा, आपको इतना टेस्ट दे देंगे दोस्तों, you can attempt test anywhere, either in the web platform or in the app. You can attempt the test, and after every test you will get proper solution, right? This is about the test series, and in the mentorship plan I provide you everything. There is a separate telegram group in which I update the detail, and also this time I am providing you weekly 2 live session. We are conducting 2 live session weekly. Why we are conducting live session? The major thing is that we basically in those live session we ask questions, right? We conduct the MCQ. This is a live MCQ session. We provide you some important MCQs or case study. Based on that I provide you the proper explanation how to proceed that particular question. So this is the additional benefit of the mentorship program. So what is the cost of mentorship program? Let me take you about the cost. So if you want to enroll in only test series, it will cost you rupees 200 per subject, and if you want to enroll in mentorship program, it will cost you rupees 400 per subject. In addition to that, 20% discount I am providing for first 2 days, right? So this will be quite affordable. It is the lowest rate you will see in the market, right? This is the quite lowest possible rate you will see in the market, and full dedication from my side and your side also required in order to tackle this particular CIB examination in the first attempt. I want you to clear this examination. For more detail you can WhatsApp me on this particular number 8292857381. The detail course link is provided in the description section also.